हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी 11th क्लास में। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं, तीन चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं और मेजरली 95% ऑफ द स्टूडेंट्स को 11th क्लास के बाद डाउट रह जाते हैं, इनमें काफ़ी सारे क्लियर हो ही नहीं पाते हैं। तो आज हम देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है आपने। वैसे आप इसको करने जाएंगे, अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटे आपके कहीं नहीं गए। 4 घंटे हो सकता है, मे बी 5 घंटे भी लग जाए, बिकॉज क्वेश्चंस लगाने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, तो 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हम एक ऐसे देखेंगे इस चैप्टर को कि कैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में हम चैप्टर को कवर कर ले और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। तो शुरू करते हैं गाइस। आपने कभी भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम सुनो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए थर्मो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पक्का आएगा। और थर्मो केमिस्ट्री में होता है हमारे पास हेस लॉ। थर्मो केमिस्ट्री में क्या होता है हमारे पास? हेस लॉ। हेस लॉ का न्यूमेरिकल होता है आपके पास, ठीक है गाइस। तो हेस लॉ का न्यूमेरिकल आपको करना है सबसे पहले। हेस लॉ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज़ पेपर में आता है, केवी हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, एज इट इज़ उठ के आएगा, बिल्कुल वैल्यू तक चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर 8, तो ये हेस लॉ के, और एक फॉर्मूला आपके पास होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फॉर्मूले के बेस पे भी हेस लॉ एंड इसको कंबाइन भी कर देते हैं कभी कभी। तो इसके बेसिस पे मैंने 5 क्वेश्चन लगा दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल कुछ लीव नहीं करना है इसमें आपने, ठीक है गाइज। और हेस लॉ का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी होता है। और हेस लॉ में आपने देखा होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन करके काफ़ी सारे आपको डिफाइंस लिखवाए गए होंगे। सबसे बड़ी बात गाइस, इसमें आपको इस चैप्टर में बहुत सारी डिफाइंस एंड डेरिवेशन मिलेंगी। बट आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में नॉट अ सिंगल डिफाइन विल बी देयर इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में एक भी डिफाइन नहीं आने वाली है, एक भी डेरिवेशन नहीं आने वाली है। एक डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा एंड में, वही आ सकती है, अदरवाइज और कोई नहीं आएगी। केमिस्ट्री में कोई डेरिवेशन आती भी नहीं है 11th-12th लेवल पे। एग्जाम में बहुत रेयरली आती है 11th-12th लेवल पे कोई डेरिवेशन। तो इस चैप्टर में एक डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा कौन सी आपने करनी है, ठीक है गाइज। तो आपने ये क्वेश्चन जरूर कर लेने। और अगर इनमें डाउट है, आपको हेस लॉ का न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं इन पे, आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है अगर इस चैप्टर में या किसी और भी चैप्टर में है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो आगे आपको देखना, कोई डिफाइन नहीं पढ़नी है, नो डिफाइन, डिफाइन कोई आपको याद नहीं करनी है इस चैप्टर में। कोई डेरिवेशन भी नहीं करनी है आपने, डेरिवेशन में आपको एक बताऊंगा, बस वही करनी है। फिर सेकंड टॉपिक है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका पता होना चाहिए आपको। एक होता है कि जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करता। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इस टाइप से होते हैं। इनको आप देख लेना, क्लासीफाई करने को आ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिफाइन भी आ सकती है, अगर डिफाइन बोलूँ तो मैं इसकी आ सकती है, ठीक है। एक दो डिफाइंस ही हैं, बाकी आपने एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन करके बहुत सारी मिलेंगी, टाइप्स ऑफ सिस्टम मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, बट वो सब आपको नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको डेरिवेशन कर लेना है। एक फॉर्मूला बनेगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन छोटी सी है, फॉर्मूला याद रखना है आपने, और विद डेरिवेशन। सिर्फ यही एक चैप्टर ऐसा है केमिस्ट्री में जिसमें एक दो डेरिवेशन है, वरना और कोई चैप्टर के डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है विद डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, आपको समझ आ जाएगा इजली। इसका डेरिवेशन आ सकता है, और ये कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है, ठीक है गाइस। तो ये दो डेरिवेशन बस आपने इस चैप्टर में करने हैं। आपको कम से कम 8-10 डेरिवेशन मिल जाएंगे, आपने सारे नहीं करने, सब यूजलेस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये आपको करके जाना है। फिर चैप्टर नंबर 5 हम लोग करेंगे, सॉरी चैप्टर 5 में टॉपिक 5 है। 5 हमारे पास हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। आपने इनके डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है क्यू बाय डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाय डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय एम डेल्टा टी। एम होता है हमारे पास मास ऑफ द सिस्टम। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू बाय एन डेल्टा टी। बस ये आपने 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन तीनों पे आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज दी होंगी। आपको टेम्परेचर चेंज बताया जाएगा, हीट का बताया जाएगा आपको, तो आप उससे वहाँ से हीट कैपेसिटीज भी निकाल सकते हो। फिर गाइज
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी एंड क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए आपने क्वेश्चन पढ़ी होगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसी से ये सब निकला हुआ है। डेल्टा एच, डेल्टा एस, टेम्परेचर एंड डेल्टा जी, इन चारों चीज़ों के अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आपको ये देख लेना है, टेबल लर्न नहीं करना है आपने, इसकी सबकी ट्रिक्स हैं और अच्छा सा कंसेप्ट वाइज है, रट्टा नहीं लगाना है आपको, इसका पीछे कंसेप्ट है प्रॉपरली, ठीक है गाइज। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है आपका तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो कब, अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बट हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से इसकी ट्रिक होती है हमारे पास। देखो मैं आपको एक केस समझा भी देता हूँ। सपोज देखो आपका ये इस तरीके से है, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या करना होता है हमें, अगर हमें दिया हुआ है सपोज डेल्टा जी नेगेटिव दिया हुआ है, हमने नेगेटिव रख दिया, सॉरी डेल्टा जी नहीं डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है हमें, ऐसे देगा आपको क्वेश्चन, डेल्टा एच नेगेटिव है एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ये आपको बताएगा और वो पूछेगा बताओ किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमें पता है फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, स्पॉन्टेनिटी का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए एंड डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा आप यहाँ देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस होके नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। और अगर टेम्परेचर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस माइनस मिलके क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस मिलके हमारे पास डिपेंड करेगा, अगर ये बड़ा है डेल्टा एच बड़ा है तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, और अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी है, टेम्परेचर बड़ा है, टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट बड़ा है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये बड़ा कब होगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू होगी तभी, जब टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी तभी तो ये वैल्यू हाई होगी, ये वैल्यू हाई होगी तो हमारे पास नेगेटिव, हमारे पास टेम्परेचर भी नेगेटिव 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 मिलके क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक केस में पॉजिटिव। तो यहाँ देखो आप, जैसे मैंने बताया लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसी, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा आया हमारा, नेगेटिव, एंड हाई टेम्परेचर में हमारा डेल्टा जी कैसा आया, पॉजिटिव आया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो सॉल्व इस तरीके से। अगर आपको और भी समझने हैं सारे केसेस तो आप बता सकते हो, इस पर मैं आराम से वीडियो बना दूंगा, एक लेक्चर टाइम लगेगा बट इसमें 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी अलग से ही, अगर इसको कराने बैठूंगा सारे केसेस में। तो फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखिए। वैसे इसमें मेरे ख्याल से 13 एग्जांपल्स हैं और 25-22 ये भी है एक्सरसाइज के, तो ओवरऑल 30-40 क्वेश्चन है चैप्टर में। बट मैंने आपको यहाँ कितने बता दिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, मैंने आपको क्वेश्चन ओवरऑल 16 क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट। बस आप ये करके जाइए, इसमें भी जो ऊपर है वो रिपीट हो रखे हैं ऊपर नीचे दोनों जगह, तो वो मिला के ओवरऑल 16 क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चंस करके जाइए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर इसमें भी आपको डाउट है, कुछ भी अगर क्लियरिटी नहीं है आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल डिटेल लेक्चर, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई क्वेरी हो तो आप रेज कर सकते हैं और करके जाइए एग्ज़ाम में, बस देखिए अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।